परम आदरणीय भारत माता के सपूत श्री चौहान जी, हम लोगों के बीच में सौभाग्य से उपस्थित आदरणीय संघ के समर्पित कार्यकर्ता योद्धा श्री सदाशिव महाराज जी, आप यहाँ उपस्थित सारे सज्जनों, भाइयों बहनों, मैं बहुत संक्षेप में अपनी बातों को रखूंगा, क्योंकि मैं आपको सुनना ज़्यादा पसंद करूंगा। हमारा देश बड़ा विचित्र देश है। संपूर्ण दुनिया घूमने का मुझे अवसर मिला है। आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय मैं भारत सरकार में सिविल एविएशन मंत्रालय में था। संपूर्ण दुनिया देखने का अवसर मिला। कहाँ कहाँ नहीं गया, किस किस देश का नाम गिनाऊं? क्या अमेरिका, क्या कनाडा, क्या लंदन, क्या जापान। दुनिया का कोई ऐसा विकासशील देश नहीं है जहाँ जाने का मौका नहीं मिला। अब तो राम कथा के प्रचार के क्रम में बराबर घूमते ही रहता हूँ। संपूर्ण दुनिया घूम करके भावुकता में नहीं, अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा। ऐसा दुनिया में कोई मुल्क है ही नहीं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, उड़ीसा से लेकर बंगाल तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, आप देखो कितनी विभिन्नता है। न भाषा एक, न बोलचाल एक, न खान पान एक, न रीति रिवाज एक। इन तमाम विभिन्नताओं के मौसम भी एक नहीं। कहीं सर्दी पड़ रही है तो कहीं गर्मी पड़ रही है, कहीं बरसात हो रही है। इतनी विभिन्नताओं वाला मुल्क दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन इन तमाम विभिन्नताओं के बावजूद संपूर्ण देश एक सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोया हुआ है, और यही इस देश की खूबसूरती है। इसीलिए ये देश दुनिया में सबसे अधिक महान है। ऐसा नहीं था कि जब राजे रजवाड़े थे, रियासतें थीं और छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में पूरा देश बटा हुआ था, तो देश की कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। बहुत पहले आप भागवत पुराण में जाकर के पढ़िए, इस देश की, भारत भूमि की कितनी प्रशंसा की गई है। पूर्व जन्म के बहुत पुण्य संचित होते हैं, तब किसी जीव को मनुष्य योनि में जन्म लेने का अधिकार होता है। और करोड़ों करोड़ों जन्मों के पुण्य जब फलित होते हैं, तो मनुष्य में भी भारत की धरती पर उसको उत्पन्न होने का सौभाग्य मिलता है। ये है भारत। और कहानी क्या बताऊं, ये हमारा देश आज उतना ही नहीं है, इसकी भौगोलिक सीमा बहुत विस्तार से विदेशी आक्रमण होते रहे। सकाए, हुड़ाए, कुषाण आए, मुगल आए, बाद में अंग्रेज आए। सबने हमको लूटा, सबने हमको तोड़ने की कोशिश की, मिटाने की कोशिश थी। लेकिन आप इकबाल की हर बात से सहमत हो न हो, लेकिन चौहान साहब, एक उनकी पंक्ति बहुत जमती है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हमारी पहचान नहीं मिटा सके, हमारी हस्ती नहीं मिटा सके। हमारी संस्कृति को कुचलने के सारे प्रयास विफल हो गए। हमने शहादतें दी हैं,
इतिहास को गलत ढंग से परोस करके अपने गलती को छुपाने से सांप्रदायिक सद्भाव थोड़े ही हो जाता है। आवश्यकता है कि हम अपनी गलती को जाने, पहचाने, समझें और एक सामूहिक राष्ट्रीय चेतना विकसित करें। लोगों के बिलीफ सिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, ये कहानी आप बहुत सुनते रहते हैं। चौहान साहब तो पूरे देश को बताते रहते हैं, हम भी सुनते रहते हैं। बहुत अत्याचार हुए हैं, लाखों की संख्या में लोग मारे गए हैं, उनका सर धड़ से अलग किया गया है। अत्याचार की एक लंबी फहरिस्त है, लंबी कहानी है, उसके विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 10 मिनट में अपनी बात समाप्त करनी है। अंग्रेजों ने यहां आकर के एक और नया खेल रचा। ये ठीक है कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में यहां के सब लोग थे, सारी जात के लोग थे, सारे मजहब के लोग थे। और उस संघर्ष के बाद जब अंग्रेजों को लगा कि यहां अब टिकना संभव नहीं है, हम जाएंगे, तो आया 15 अगस्त, 14 अगस्त, 15 अगस्त 1947 का दिन, जो थोड़ी खुशी अधिक गम का दिन था। खुशी इस बात की थी कि हमें अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति मिली, लेकिन गम इस बात का है कि आप इतिहास पढ़िए कि जिस दिन देश का विभाजन हुआ, कितने सांप्रदायिक दंगे हुए, 10 लाख से अधिक लोग मारे गए, कितनी बहु बेटियों, माताओं, बहनों के साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बलात्कार हुआ, ये सारी बातें हुई। उस घाव को दोहराने की जरूरत नहीं है, उससे सबक लेने की जरूरत है। देश का विभाजन किस आधार पर हुआ? धर्म के आधार पर हुआ। 2 नेशन थ्योरी, मुस्लिम लीग की, जिन्ना साहब की जिद और मुस्लिम लीग की जिद के कारण कांग्रेस को भी झुकना पड़ा, पूरे देश को हारना पड़ा और देश ये बंटा। पूरब और पश्चिम में बहुलता थी, हमारे मुस्लिम भाई ज्यादा थे, तो पंजाब 2 टुकड़ों में बटा, आधा पाकिस्तान को गया, आधा हिंदुस्तान में रहा। उधर बंगाल कट गया तो आधा गया पाकिस्तान में, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, 2 पाकिस्तान बने, बाद में एक बांग्लादेश हो गया, आप जानते हैं। लेकिन बहुत जगह मिश्रित जो आबादी थी, वहां इतना कंफ्यूजन हुआ, इतने भयंकर दंगे हुए, और उसका परिणाम क्या हुआ? लाखों की संख्या में हमारे शरणार्थी हो गए, आर्थिक क्षति हुई, और आपसी वैमनस्य का, हिंसा का, घृणा का, नफरत का एक ऐसा जबरदस्त माहौल बना जिसके घाव आज भी नहीं भरे हैं। ऐसे अंग्रेजों ने हमारे साथ खेल किया, और आजादी कैसी दी? हंसने वाली बात है। भारत का कुछ भाग, जो ब्रिटिश भारत, जिन पर उनका प्रत्यक्ष शासन था, कहा ये तो दे दिए। और 565 रियासतें थी, राजे रजवाड़े थे, कहा ये स्वतंत्र हैं, चाहे तो पाकिस्तान चले जाएं, चाहे तो हिंदुस्तान में मिल जाएं, चाहे अपने को स्वतंत्र घोषित कर दें, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे रजवाड़े इस देश के, भारत के साथ रहना चाहते थे, वो तो आ गए, लेकिन हैदराबाद के निजाम ने कहा नहीं, हम तो नहीं आएंगे। जम्मू कश्मीर में हरि सिंह थे, वो स्वतंत्र सत्ता बनाए रखना चाहते थे। मणिपुर ने अपने को स्वतंत्र अलग घोषित कर दिया। सबसे पहले केरल में त्रावणकोर ने कहा हम भी अलग ही रहेंगे। जूनागढ़ पाकिस्तान में जाना चाहता था। मैं एक बात एक पंक्ति में कहता हूं कि आज जो हिंदुस्तान का नक्शा दिखाई देता है आदरणीय चौहान साहब, अगर भारत मां का एक सपूत जिसका नाम सरदार पटेल है, अगर भारत माता के कोख से पैदा नहीं हुआ होता, तो आज हिंदुस्तान का ये नक्शा है, ये हमको देखने को नहीं मिलता। किस तरह से एक भौगोलिक पहचान दी, लेकिन चुनौतियां और थीं। कैसे राजे रजवाड़े मिले, कैसे देश का एकीकरण हुआ, इस पर नहीं बोलना है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की चुनौतियां तो और बहुत बड़ी थी।
सबसे पहले सब में एकता का प्रयास करना, एकता के सूत्र में बांधना, क्योंकि राष्ट्र ऐसे नहीं हो जाता है केवल भौगोलिक क्षेत्र रहने से और उसमें जनता रहने से राष्ट्र नहीं हो जाता है। ठीक है, एक संप्रभुता वाली सरकार चाहिए, आबादी चाहिए, जनसंख्या चाहिए, ये सब चाहिए, अपना शासन सरकार सब कुछ है, लेकिन राष्ट्र के एक एक जनता के हृदय में जब तक ये भाव नहीं होगा कि ये राष्ट्र हमारा है, हम सब इस राष्ट्रवासी हैं, इस राष्ट्र के लिए जिएंगे, मरेंगे, और घर परिवार धर्म सबसे ऊपर हमारा राष्ट्र है, हमारी एक राष्ट्र की पहचान है, जब तक ये बात नहीं हो जाती तब तक राष्ट्र निर्माण का काम पूरा नहीं होता है। और ये चुनौती आज भी है, तो इसको समझना होगा, इस चुनौती को कैसे सामना किया जाए। हमको कहा गया कि इसमें अधिकारियों की भूमिका बताइए, क्या हो सकती है राष्ट्र निर्माण में। 2 मिनट में ये बताऊंगा। अधिकारी तो बड़े अजब प्राणी हैं, ब्यूरोक्रेट की अलग प्रजाति ही है। कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है, सबके अपने अपने काम हैं। विधायिका कानून बनाएगी, कार्यपालिका का काम है उस कानून को लागू करना, उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, उनकी जवाबदेही सरकार के प्रति है, सरकार की नीतियों को लागू करना है। लेकिन आज जो सबसे बड़ी समस्या है, संकट है, सांप्रदायिकता की समस्या है, जातीयता की समस्या है, राजनीति में जो गंदगी आई है उसकी समस्या है, आर्थिक विषमता की समस्या है, भ्रष्टाचार है, अन्याय है, शोषण है, जुल्म है, ये जो आतंकवाद है, नक्सलवाद है, ये सब सारी समस्याएं, इसमें सब में अधिकारी बहुत सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जातीयता का तो ये दौर हो गया कि हर आदमी ये सोचता है कि मुखिया मेरे जात का हो, विधायक मेरे जात का हो, मुख्यमंत्री मेरे जात का हो, प्रधानमंत्री मेरे जात का हो, हजारों जातियों उपजातियों का देश। और इसमें अगर हर आदमी, उसकी चेतना में इतनी गिरावट आ जाएगी, सोचेगा कि हर पद पर अपनी ही जात का आदमी हो, तो देश में राष्ट्रीय एकता का सपना पूरा कैसे होगा। चेतना में इतनी गिरावट आई कि आदमी की कीमत ही नहीं रही, उसके गुणों की कीमत ही नहीं रही, जात की कीमत हो गई। जात के नाम पर गोलबंदी होने लगी, जात के नाम पर वोट होने लगे, और इससे राजनीति बहुत प्रदूषित हुई है। और इसमें कहना मुझे कोई संकोच नहीं होता है कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका राजनेताओं की भी है। उसी तरह से आर्थिक विषमता, भ्रष्टाचार। मैं तो कहता हूं अधिकारी 3 काम करें। जनता के प्रति संवेदनशील हो जाएं, जो शोषित हैं, दलित हैं, अपने समाज जो सबसे निचले पायदान पर खड़े हैं, वो अगर थाना में जाए, वो अगर एसपी से मिलने जाए, वो कलेक्टर से मिलने जाए, किसी पदाधिकारी से मिलने जाए, उसको ये नहीं लगना चाहिए ये शासन, ये व्यवस्था मेरे लिए नहीं है। अगर उसको ऐसा लगता है तो मुख्य धारा से कट जाता है, जब कटता है तो उसका रास्ता भटक जाता है, और वहीं से नक्सलवाद शुरू होता है, वहीं से मुख्य धारा के विरोधी बहुत सारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, आंदोलन शुरू होते हैं। इसलिए अधिकारी गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, जो दलित हैं उनके प्रति, ये सब राजनीतिक भाषाएं हैं, भाषाओं के शब्द हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अपने सबसे निचले पायदान पर सबसे गरीब कमजोर आदमी के पक्ष में खड़े होने की हिम्मत दिखाएं, और सरकार की चापलूसी करना बंद करके संविधान के प्रति अपने दायित्व को समझें, तो निश्चित रूप से हम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अच्छा आदमी बने, यही धर्म की उपयोगिता है। क्योंकि चेतना में तमोगुण की वृद्धि होगी तो आदमी पशुवत हो जाता है, रजोगुण की वृद्धि होगी तो आत्मकेंद्रित हो जाएगा, वो समाज के बारे में, देश के बारे में नहीं सोच सकता। चित्त में सत्व का उत्कर्ष होगा तभी क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, और सनातन में तो घृणा के लिए कोई जगह ही नहीं। हम तो मानते हैं हम सब ईश्वर के बेटे हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सभी के कल्याण की कामना करते हैं। हमारे सिद्धांत में तो घृणा और नफरत के लिए कोई स्थान ही नहीं है। तो सारे अधिकारी हों, चाहे हम सब हों, पत्रकार हों, चाहे नेता हों, चाहे जनता हो, सबको मिल करके एक राष्ट्रीय चेतना
जागृत करने की आवश्यकता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है और हम सब राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, और आपसी मतभेद भी हों तो राष्ट्र की बात जहां आएगी वहां हम एक साथ मिल करके अपनी गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेंगे। तभी आजादी का मतलब होगा, तभी ये देश मजबूत होगा। आप सबों को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कि हमारे आज के अतिथियों का शस्त्र और शास्त्र जिसकी जरूरत आज वर्तमान में है, दोनों ही माध्यम से उनका स्वागत हो। तालियां बजती